हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। तो यहाँ पर जो हिंदी का कोर्स हम कर रहे थे उसमें आज जो है संधि का व्यंजन संधि का पोर्शन है। ठीक है, इससे पहले हमने जो स्वर संधि था उसको और उसके 5 भेदों को जान लिया। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो व्यंजन संधि का है। तो जिसमें हम संधि का पोर्शन शुरू कर रहे थे, टॉपिक शुरू कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। तो उसमें व्यंजन संधि की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा होती है कि यदि कोई व्यंजन किसी स्वर या व्यंजन से मेल करता है तो एक विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, जिसको क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने स्वर संधि में जाना कि स्वर और स्वर के मेल से क्या एक स्वर संधि का जो हमारा कॉन्सेप्ट है या परिभाषा है वो निकलती है कि स्वर और स्वर के मेल से हमारी एक संधि बनती है या परिवर्तन होता है, विकार होता है, जिसको स्वर संधि कहते हैं। वैसे ही व्यंजन संधि में किसी व्यंजन का किसी स्वर से या किसी व्यंजन का किसी व्यंजन से मेल होता है तो वो क्या व्यंजन संधि के अंदर आता है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि पहला जो हमारा शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण जो होगा व्यंजन, उसका मेल किसी जो दूसरा स्वर है उसका प्रथम वर्ण या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा, और इसके बाद जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा व्यंजन संधि कहलाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन 1 नंबर में पूछी जा सकती है कि व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है। तो ये आप लिख सकते हैं, दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि, या व्यंजन और स्वर के मेल को व्यंजन संधि कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो व्यंजन संधि का एक जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये रही। अब देखिए इसके अंतर्गत भी कई नियम हैं, जैसे स्वर संधि के अंतर्गत नियम थे वैसे ही व्यंजन संधि के अंतर्गत भी कुछ नियम हैं जिनको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले व्यंजन संधि में नियम क्या कहता है। देखिए हमने स्पर्शी व्यंजन पढ़े हैं। ठीक है, हम जानते हैं क से लेकर म तक जो भी व्यंजन है हमारे वही कहलाते हैं स्पर्शी व्यंजन। अब यहाँ पर जो क वर्ग है, यहाँ पर क फिर च फिर ट फिर तो और फिर प, जो ये है हमारा ये पहला वर्ग कहलाता है। वैसे ही दूसरा, तीसरा और लास्ट में पंचमाक्षर वाला 5वां वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहला नियम, अब देखिए इसका नियम क्या कहता है, नियमों को जानते हैं। पहले हम नियमों को जान लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि कैसे एग्जाम्पल से फुलफिल होते हैं या कैसे नियम वर्क करते हैं। तो नियम पहला कहता है कि जो पहला वर्ग है, पहले जो वर्ग है, पहला वर्ग का तीसरे वर्ग में रूपांतरण। ठीक है, या इसको कह सकते हैं कि परिवर्तन। तो पहले वर्ग का कोई वर्ण है, कोई भी व्यंजन है, वह तीसरे वर्ग में रूपांतरित होता है, ये कहता है पहला नियम। तो पहला नियम कहता है कि पहला वर्ग जो होगा तीसरे वर्ग में परिवर्तित होगा, और ये कब होगा, यदि जो पहला वर्ग है उसका मेल किसी स्वर से किसी तीसरे वर्ग के वर्ण से या किसी चौथे वर्ग के वर्ण से या अंतस्थ, कोई भी अंतस्थ व्यंजन है उनसे होता है, तो जाकर हमारा पहला वर्ग किस में बदल जाता है, रूपांतरित हो जाता है तीसरे वर्ग में रूपांतरित हो जाता है। और जो बचा हुआ हमारा पोर्शन है, चाहे वो स्वर है, चाहे तीसरे वर्ग का कोई वर्ण है या चौथे का या अंतस्थ वर्ण है, वो वैसे का वैसा ही यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तीसरा वर्ग का वर्ण, फिर चौथा और फिर अंतस्थ। अब देखिए हमने यहाँ पर वर्णमाला अच्छे से पढ़ी हुई है, तो आप जानते हैं कि अंतस्थ वर्ण हमारे या व्यंजन कौन से होते हैं। तो नियम कहता है कि पहला वर्ग कब तीसरे वर्ग में परिवर्तित होता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा पोर्शन है, चाहे वो स्वर तीसरा, चौथा या अंतस्थ, वो उसके साथ वैसे ही आ जाएगा। तो ये कहता है हमारा नियम नंबर पहला। अब इसके बाद नियम जो दूसरा है वह कहता है, तो नियम जो दूसरा है वह क्या कहता है। देखिए पहला नियम कह रहा था कि पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में रूपांतरण, यहाँ पर जो दूसरा नियम है वो कहता है कि पहले वर्ग का 5वें वर्ग में रूपांतरण। पांचवा वर्ग जो हम कहते हैं अनुनासिक का, नासिक्य का या अल्प प्राण और जो सघोष है, वो पूरा जो हमारा पंचमाक्षर वाला जो वर्ग है। तो पहला वर्ग 5वें वर्ग में रूपांतरण कब होता है, ये नियम 2 बताता है। और इसके अंतर्गत नियम का जो फॉर्मूला होता है कि यदि कोई पहला वर्ग है और उसमें हमारा अनुनासिक
जो है हमारा जब जुड़ता है, मतलब जो पहला वर्ग है ये कब आएगा, पहले शब्द जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, पहला वर्ग का कोई वर्ण होना चाहिए। और अनुनासिक जो होगा हमारा जो दूसरा शब्द है उसका कोई प्रथम वर्ण हमारा जो होगा वो एक अनुनासिक होगा। तो ये मिलकर हमारा क्या बनाएगा, उसी वर्ग का पंचमाक्षर। ठीक है, मतलब पहले वर्ग में अगर हमारा अनुनासिक जुड़ेगा तो वह उसी वर्ग का पंचमाक्षर बनाएगा। अगर क है तो ण से बनेगा और प है तो किससे, म से बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो कहता है, ये दूसरा नियम कहता है। तो नियम नंबर जो हमारा थर्ड है, नियम तीसरा है, वह कहता है कि यदि किसी लघु स्वर हम जानते हैं, ठीक है, लघु स्वर जिसको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर या आ का मेल, ठीक है, लघु स्वर या आ का मेल जब किसी छ से होता है तो यह किसमें, च और छ में टूट जाता है। तो लघु स्वर का मेल यदि आ से होता है तो ये किसमें हमारा च या छ में टूट जाता है। ये कहता है हमारा नियम नंबर तीसरा। वैसे ही नियम फोर्थ जो है हमारा वो त से रिलेटेड है। मतलब त अगर यदि हमारा किसी च या छ से मिलता है, ठीक है, त का मेल यदि किसी च या छ से होता है तो ये हमारा कौन सी हमारा जो हमारा विकार है उत्पन्न होता है, ये च विकार उत्पन्न होता है। ये कहता है नियम नंबर फोर्थ। और इसी के अंतर्गत जैसे यदि त का मेल किसी ज या झ से होता है तो ये हमारा क्या बनता है, ज बनता है। ठीक है, वैसे ही यदि किसी त का मेल किसी ट या ड से होता है तो ये हमारा क्या देता है, ट और ड हमारा देता है। ठीक है, इसके बाद यदि किसी त का मेल किसी ल से होता है तो ये हमारा विकार ल देता है। और त का मेल यदि किसी स से होता है तो ये च और साथ में क्या देता है, छ देता है। और उसके बाद त का मेल यदि किसी ह से होता है तो ये हमारा द और ध जो है नियम विकार देता है। तो ये हमारा जो नियम नंबर फोर्थ है ये त से रिलेटेड है, या कह सकते हैं ये तो संबंधी नियम है। और नियम नंबर जो थर्ड है वो छ संबंधी नियम है। अब देखिए यहाँ पर नियम थर्ड है कि आ या लघु स्वर होगा कोई पहले शब्द का अंतिम वर्ण और उसके साथ जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण छ होगा तो ये च और छ में विभक्त होगा। ध्यान दीजिएगा कि दोनों आएंगे। वैसे ही त का मेल च छ से होगा तो च आएगा, ज झ से हो तो ज आएगा, ट ड से होगा तो ये अलग अलग ट और ड आएंगे। मतलब अगर ट होगा तो वो ट जो अर्ध है या ये कहें कि अधूरा है, और ड है तो वो भी अधूरा जो ड है वो आएगा। ल होने पर ल आएगा, स होने पर च और छ जो कि ऊपर की तरह है या तो छ आएगा या स आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लघु स्वर और यहाँ पर त का अंतर आ जाता है। तो ये च और छ में, और त के साथ जब ह मिलता है तो ये द और ध में विभक्त होगा। तो ये अभी नियम है और इसको याद करने का तरीका यही है कि यदि देखिए त में नियम कैसे याद करने हैं। सबसे पहले नियम नंबर जो थर्ड है उसमें तो आपको ध्यान रखना है कि लघु स्वर और आ का मेल यदि छ से होगा तो च और छ आ जाएगा। ठीक है, ये विकार उत्पन्न होगा। वहीं त में क्या करेंगे आप, त में अगर च और छ है, कोई भी च या छ में से कोई एक है तो ये च में विभक्त होगा। वैसे ही ज झ में सिर्फ ज आएगा। ठीक है, ट और ड में ये ट और ड अलग अलग विभक्त होगा। ल में ल ही आएगा, स में ये च और छ में, जबकि ह में द और ध में विभक्त होगा। तो ये नियम नंबर फोर्थ हमारा त से रिलेटेड है। अब नियम नंबर 5 जो है वो जानते हैं। जो नियम नंबर 5 है, नियम नंबर 5वां है, वह कहता है कि यदि किसी रि या र या स, अगर हमारा जो अंतिम वर्ण है रि र स में से कोई एक हो और उसके बाद कहीं पर भी हमारा यदि न मिल रहा हो, ठीक है, रि र स के बाद हमारा कहीं भी जो दूसरा शब्द है वहाँ पर न है तो ये न जो है ये क्या हो जाएगा, ये बदलकर ण में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब रि तो ऐसे ही आएगा, र भी वही सही और उसके बाद स, और जो हमारा न है ये किसमें, ण में परिवर्तित हो जाएगा। इसका कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है। अब देखिए नियम 5 जाना हमने। नियम जो छठा है नियम, वह क्या कहता है कि यदि किसी म का मेल किसका, यदि किसी म का मेल किसी स्पर्शी व्यंजन से हो, स्पर्शी व्यंजन से हो,
स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? ये होते हैं क से लेकर म तक, जिनको हम जानते हैं। तो ये कहता है कि यदि किसी म का मेल किसी स्पर्शी व्यंजन से हो तो वो क्या बनता है? वह उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा। ठीक है, पंचमाक्षर में परिवर्तित, मतलब म आएगा और उसके साथ कोई भी स्पर्शी व्यंजन हो तो ये उसी का पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब ज़्यादातर ये अनुस्वार हमारी जो होते हैं उनमें परिवर्तित हो जाता है। और ये कैसे होगा इसको अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे जानेंगे। ठीक है, इसी का नियम जो 6 है उसका दूसरा नियम कहता है कि यदि किसी म का मेल किसी किन्हीं अंतस्थ व्यंजन या जो है ऊष्म व्यंजन इनसे होता है तो म जो है ये परिवर्तित हो जाता है किसमें? अनुस्वार में। अनुस्वार मतलब, ठीक है, तो अंग जो मात्रा होती है, जो बिंदी होती है अंग की, वह परिवर्तित हो जाता है यदि म का मेल किसी अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन से हो। और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले बताया है। तो म का मेल अगर ऊष्म या अंतस्थ से हो तो म परिवर्तित हो जाएगा हमारा अनुस्वार में। ठीक है, जो अंग की बिंदी है। इसके बाद जो नियम है, जैसे म का मेल यदि म से हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता या कोई अन्य, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो एग्जाम पे आता नहीं है। कभी भी पूछेगा आपसे संधि के बारे में तो उसमें कोई विकार या परिवर्तन ही उत्पन्न होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई विकार उत्पन्न ना हो या उसमें कोई संधि काम नहीं कर रही हो। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी 6 नियम थे ये व्यंजन संधि के नियम हैं। अब इनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं या कैसे ये नियम फुलफिल होते हैं, इसको हम इसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पर समझेंगे कि कैसे ये नियम हमारे बनते हैं। और इसी से हमारा ये जो होगा पोर्शन रिवाइज भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर यहाँ पे फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।